प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अशोक के फूल निबंध के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कालिदास के परवर्ती काव्य से अशोक के गायब होने पर अपना क्षोभ प्रकट किया है। आज का गद्यांश देखें। यहाँ से मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके। यहाँ तक आपको देखना है। कठिन शब्द देखें। बरस जाना चाहता है, न्यौछावर होना चाहता है। मनोहर माने सुंदर, पुष्प माने फूल, सहृदयता माने रसिकता, तरंगायित माने लहरदार, निफूले पुष्प रहित। व्याख्या देखें। लेखक किसी कुशल अभिनेता की भांति रंगमंच पर प्रवेश करके दर्शकों का मन जीतने के पश्चात रंगमंच से चले जाने की भांति अशोक पुष्प के भारतीय साहित्य में प्रवेश करके अपनी मोहक छटा से पाठकों का मन मोहकर गायब हो जाने से अत्यंत दुखी है। वह कहता है कि मेरा मन आज से हजारों वर्ष पूर्व के उस भारतीय साहित्य पर न्यौछावर हो जाना चाहता है जिसमें अशोक पुष्प के मोहक वर्णन की रसिकता विद्यमान थी, जहां अशोक की कद्र थी। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? लेखक के मन में यह टीस है कि कालिदास के परवर्ती काव्य में जिस अशोक को भुला दिया गया था, क्या वह भुलाने की चीज है? क्या यह एक साहित्य की स्वस्थ परंपरा है? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? साहित्य से अशोक के वर्णन जैसी रसिकता का लोप किसी भी साहित्य, सभ्यता और संस्कृति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसी बात को लेखक कहता है कि क्या साहित्यकारों के भीतर रसिकता समाप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? क्या कविता सो गई थी, अर्थात कवियों के हृदय में क्या कोमलता की भावना लुप्त हो गई थी? हो सकता है इसी कारण उनकी कविता रूखी हो गई हो। ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। लेखक कहता है कि मैं इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहा हूं कि साहित्य में अशोक की उपेक्षा इसलिए की गई कि साहित्यिक पाठक वर्ग में रसिकता मर गई थी, उनके भीतर अशोक के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई थी। लेखक कहता है कि कवियों द्वारा यह तर्क दिया जाना कि पाठक वर्ग को पसंद नहीं था इसलिए अशोक के वर्णन को छोड़ दिया गया, मैं इसे नहीं मान सकता कि पाठक वर्ग के भीतर अशोक के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई थी। जले पर नमक यह कि एक तरंगायित पत्त वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके। लेखक कहता है कि इन कवियों लेखकों ने जले पर नमक छिड़कने का कार्य यह किया कि उन्होंने लहरदार पत्तों वाले उस वृक्ष को अशोक के नाम से प्रतिष्ठित कर दिया जिसमें फूल ही नहीं खिलते। उत्तर भारत के साहित्यकारों ने अशोक के प्रति यह अपमानपूर्ण व्यवहार किया जो उचित नहीं है। वे कहते हैं कि वास्तव में अशोक कोई भुलाने की चीज नहीं है। लेखक के मन में अशोक को भुलाने की उतनी पीड़ा नहीं हुई है जितनी पीड़ा अशोक के नाम से किसी अन्य वृक्ष को प्रतिष्ठित करने से है। इसलिए वह कहता है कि याद भी किया तो अपमान करके, अर्थात ऐसे वृक्ष को अशोक कहा गया जिसमें फूल ही नहीं लगते, यह उचित नहीं है। इस पर आधारित प्रश्न देखें। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अशोक के फूल तथा लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके। उत्तर, लेखक अशोक को विस्मृत कर दिए जाने से दुखी है। वह कहता है
कि एक तो साहित्यकारों ने इसे भुला दिया और दूसरे जले पर नमक यह छिड़कने का किया काम कि उन्होंने लहरदार पत्तों वाले ऐसे वृक्ष को अशोक कह दिया जिसमें फूल ही नहीं लगते। याद भी किया तो अपमानित करके इससे लेखक के हृदय को गहरी पीड़ा हुई है। तीसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार वह किस बात को नहीं मान सकता? उत्तर, लेखक के अनुसार वह इस बात को नहीं मान सकता कि साहित्य में अशोक की उपेक्षा इसलिए की गई कि पाठक वर्ग में अशोक के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई थी। चौथा प्रश्न, कवियों और लेखकों ने जले पर नमक छिड़कने का कौन सा कार्य किया है? उत्तर, कवियों और लेखकों ने जले पर नमक छिड़कने का यह कार्य किया है कि उन्होंने लहरदार पत्तों वाले उस वृक्ष को अशोक के नाम से प्रतिष्ठित कर दिया जिसमें फूल ही नहीं खिलते। पांचवा, तरंगायित और निफूले शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर, तरंगायित और निफूले शब्दों के अर्थ निम्नलिखित हैं। एक तरफ शब्द लिखिए, दूसरे तरफ अर्थ लिखिए। शब्द के नीचे तरंगायित, अर्थ के नीचे लहरदार उसके सामने, और शब्द के नीचे निफूले और अर्थ के नीचे उसके सामने पुष्प रहित। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।